हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। थोड़ा लास्ट लेक्चर के बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं और थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमने सिस्टम पढ़ा कि सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े, सराउंडिंग पढ़ा और इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ सिस्टम्स भी पढ़े कि भाई ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, तो बने रहिए लास्ट तक। आज हम बिना टाइम वेस्ट करे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और आज हम ज्यादा कवर करने वाले हैं। ज्यादा का मतलब ये होगा कि धीरे धीरे हम स्पीड पकड़ रहे हैं। स्पीड का मतलब ये नहीं है कि मैं यहां से कमरे से बाहर निकल रहा हूं, नहीं। अब बात करें, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज के अंदर एक होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सर यहां कौन सी वाली प्रॉपर्टीज आ गई? हमने तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कभी हमारे जमाने में पढ़ी होगी आपने। खैर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आई है। पहले इन्हें समझिए फिर हम लिखते हैं। मानो मैंने क्या किया, मैंने ना एक ये सिस्टम ले लिया। ये सिस्टम है। सर क्या मजे ले रहे हो, ऐसा कोई सिस्टम बनता है? मान लो यार, मानने में क्या जाता है, मानने में तुम्हारे पास मर्सिडीज है, मैंने मान ली और तुम भी मान लो। हमारे पास ये सिस्टम है, क्लियर। अच्छा, इस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें होंगी? इस सिस्टम के अंदर भाई मानो नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे, मानो यहां पे इसका मास भी होगा कुछ ना कुछ, इसकी मोलैरिटी भी होगी, इसकी नॉर्मेलिटी भी होगी, सारी चीजें होंगी होने को। तो अब मैं क्या करता हूं, इस सिस्टम को ना मैं दो भागों में तोड़ देता हूं। मैं लाया कैंची और कैंची से इसको काट दिया। काटने पर मानो इस सिस्टम के अंदर ये प्रोडक्ट भरा पड़ा है, कुछ भी हो सकता है, अफीम छोड़कर, मतलब नशे पते धूम्रपान की चीज़ों को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। कभी तुम उल्टा ही अनुमान लगा लो कि सर यहाँ तो बस अफीम भरा पड़ा है, कोकीन है, मतलब इसी ऐसी चीज़ें नहीं है। ये हमारे कुछ चीनी के दाने हैं जो हमने एक डिब्बे में भर के रखे थे और हमारे दिमाग में खुरापात मची कि इस डिब्बे को काट दिया जाए और हमने काट दिया, ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक सिस्टम लिया और सिस्टम को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, मतलब इक्वल इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पर हुआ क्या, क्या आपको लगता है कि इसे डिवाइड करने पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सिस्टम जो है, मोल्स जो हैं वो हाफ हो गए होंगे? बिल्कुल हो गए होंगे। अच्छा, इसका जो मास ऑफ द सिस्टम है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम था, वो भी क्या हो गया होगा? हाफ हो गया होगा। अगर मैं यहां की बात करूं और कोई चीजों की बात करूं, जैसे मैं कहूं कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ई, ये भी क्या हो गई होगी? हाफ हो गई होगी। रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम मतलब एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, ये भी क्या हो गई होगी? हाफ हो गई होगी, ठीक है ना। तो यहां ये जो, अब सुनो, अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं, मैंने कमरे में लेके बैठा था आराम से, कमरे में काट रहा था आराम से, क्या इसका प्रेशर हाफ हुआ? नहीं हुआ। क्या इसकी मोलैरिटी आधी हुई? बिल्कुल नहीं हुई। क्या इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज आया? बिल्कुल नहीं आया। मैंने कहा दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिस्टम को डिवाइड करने पर जो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, जिन प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज हो जाती है, आप उनको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हो। सिस्टम को डिवाइड करने पर जिन प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज, मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती हैं, उनको क्या कहते हो? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हो। सिस्टम को डिवाइड करो, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ना, उन्हें क्या कहोगे आप? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहोगे। मतलब कि सिस्टम को आप काट रहे हो, तोड़ रहे हो, मरोड़ रहे हो, फेंक रहे हो, उन प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ना, आप उनको क्या कहते हो? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हो। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। हम लिखते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप या लिख लो इनको। लिखने वाली चीजें खैर है नहीं, मैं आगे इनको आसानी से लिखवा देता हूं थोड़ा एक्सप्लेन करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की। पहली जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन सी हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर? दीज आर द प्रॉपर्टीज, प्यार से लिखेंगे, दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड्स ऑन, which are
डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, amount of substance are called as extensive properties. उन्हें क्या कहा जाता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। जो डिपेंड करती हैं अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे, उनको क्या कहा जाता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स है, मास ऑफ द सब्सटेंस हो गया, ठीक है ना, मास भी ले सकते हो आप। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ द सब्सटेंस एक्सेट्रा, ये सारी की सारी क्या होती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। आप इसको नोट कीजिए। मैंने ना, हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, मास हो गया, वॉल्यूम भी तो आधा हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। अगर मैं कह दूं कि एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, ये सभी क्या हो जाती हैं? आधी हो जाती हैं। मतलब ये चेंज हो जाती है अमाउंट ऑफ द सिस्टम। अगर सब्सटेंस को चेंज करोगे, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को, तो ये प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज को आप क्या कहते हो? आप कहते हो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सेकेंड टाइप हम डिस्कस करें तो वो आएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, आय हाय, शर्मा गई का। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में हम क्या करेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का मतलब प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड्स, डज नॉट डिपेंड्स। हम ये कहेंगे प्रॉपर्टीज विच आर नॉट डिपेंड ऑन, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस are called as intensive properties. उन्हें क्या कहा जाता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। मतलब जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो, कौन कौन सी? प्रेशर हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी। ये जो प्रेशर, टेम्परेचर, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, विस्कोसिटी, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिख लो, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सिस्टम। दूसरा मैं ये कह दूं कि आप कह सकते हो मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। यहां से याद आया, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये याद रहेगा, मोलर हीट कैपेसिटी, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, डेंसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहां से आपको क्या समझ आया कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो वो होती है भैया कि सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करोगे, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को घटाओगे या बढ़ाओगे, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती हैं। लेकिन अगर आप बात करते हो इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो आप सब्सटेंस का जो अमाउंट है उसको कितना भी चेंज करिए, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। अब दो चीजें आप जरूर लिख लें। एक, पहला डॉट पॉइंट, इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, आर एडिटिव इन नेचर। ये एडिटिव नेचर की होती हैं, एन एडिटिव इन नेचर। पहला काम, ये कैसे नेचर की होती है? एडिटिव नेचर की होती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट बड़ा मजेदार सा और इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज will always be a intensive property. अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का अगर आप रेशियो निकालोगे तो वो हमेशा क्या होता है? इंटेंसिव होता है। करके दिखाऊं? चलो करके दिखाते हैं। कैसे? आप यहां कैलकुलेट, जैसे यहां पे दे दूं, डेंसिटी को निकालो जरा,
डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से एक बार और कर लो ना, मोलैरिटी निकालो, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो, मास, नंबर ऑफ मोल्स क्या? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इनका जो रेशियो है मोलैरिटी आया, और वो क्या है? वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सिमिलरली डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। मास क्या? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन इनका रेशियो क्या? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कॉपी करें, बात करेंगे आगे। हां, तो आपने कॉपी कर लिया होगा। अब पढ़ते हैं आगे, टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। हेडिंग डालकर लिख सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। लिखने वाले हैं तो लिखते हैं। डिफरेंट टाइप दिख तो रहा है ना, मुझे चेक करना पड़ता है यार, दिख तो रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। आपको अलग अलग प्रकार के प्रोसेस पढ़ने हैं। थर्मोडायनामिक, लाइट का थोड़ा रिफ्लेक्शन है यहां पे हमारे बिल्कुल सर के ऊपर, लेकिन यहां थर्मोडायनामिक लिखा हुआ है, ध्यान से लिख लेना आप। पहला, सबसे पहला आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहले कौन सा? आइसोथर्मल। केमिस्ट्री में हम आइसो को सेम मानते हैं, वैसे भी सेम ही होता है, आइसो का मतलब सेम, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। अब आइसो का मतलब सेम या कांस्टेंट कह सकते हो। ऐसे प्रोसेस जहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस, उनको क्या कहा जाता है? आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाता है। मतलब टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, द टाइप, नोट करते चलें, टाइप ऑफ प्रोसेसेस, प्रोसेस in which temperature is constant throughout temperature is constant throughout the process is called as आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इन चीजों को समझना आप कि यहां टेम्परेचर जो है वो क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा, जीरो नहीं कह रहा मैं। कांस्टेंट का मतलब कि एक प्रोसेस को मानो कि आप एक प्रोसेस, इसके ऊपर कुछ कर रहे हो मतलब कुछ भी कर रहे हो, इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे कर रहे हो, इट मींस 300 केल्विन टेम्परेचर, या मैं ये कह दूं कि अप्रोक्सीमेट 298 केल्विन टेम्परेचर, या मैं कह दूं कि 27 डिग्री सेल्सियस पे आप इसे करवा रहे हो। तो यहां कहने का मतलब है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हां चेंज इन टेम्परेचर किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। इसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है कि सर यहां तो जीरो ले लेते हो, यहां पे जीरो क्यों नहीं बता रहे? टेम्परेचर में जो चेंज होगा वो जीरो के बराबर होगा। मतलब कि एक स्टेट फंक्शन है, फाइनल और इनिशियल दोनों वैल्यूज सेम होती है तो ये वैल्यू जीरो के बराबर आती है। दूसरा आप ये भी लिख सकते हो कि dt बराबर भी क्या होता है? जीरो के बराबर होता है। अब समस्या एक नई कि सर अगर हम किसी सिस्टम में कोई प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं या कोई प्रोसेस करवा रहे हैं, तो क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे? बिल्कुल, क्वेश्चन तो बिल्कुल अच्छा है कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि भी टेम्परेचर एकदम से कांस्टेंट ही रहे, वो चेंज ही ना हो। तो ऐसे में होगा क्या? टेम्परेचर बढ़े या घटे तो क्या होता है? तो मैं कहूं कि टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर a system can absorb or release heat energy।
अगर एक सिस्टम को टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, उस कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो वो क्या करता है, वो हीट एनर्जी को रिलीज करता है और हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इस बेस के ऊपर आइसोथर्मल प्रोसेसेस को के ऊपर बेस हम दो और अलग तरीके के प्रोसेस पढ़ेंगे। यहां पहला जो आता है वो आता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या आता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, थर्मो का मतलब हीट। अपने कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये जो सिस्टम है वो हीट एनर्जी को रिलीज करेगा, तो इसे आप क्या कहोगे? एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहोगे। मतलब हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। उन प्रोसेसेस को आप क्या कहते हो? एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हो। मतलब कि यहां डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है ना। अब दूसरा, अब यहां की और एक और बात करें कि जो एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम है वो कैसी होगी? वो नेगेटिव होगी। वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ये नोट कर लो, आगे जाके और अच्छे से पता लग जाएगा कि एंथैल्पी क्या होती है। दूसरा, सेकेंड टाइप के जो प्रोसेस होते हैं वो होते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। हीट सिस्टम के द्वारा क्या करी जाएगी? एब्जॉर्ब कर ली जाएगी कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो यहां जो टेम्परेचर की वैल्यू है डेल्टा टी जो है, मतलब टेम्परेचर लिखते, डेल्टा टी नहीं लिखते, टेम्परेचर लिखते हैं। टेम्परेचर की वैल्यू जो है क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। एंड हियर डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव। चेंज इन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव। तो ये आशा करता हूं समझ में आया होगा, तो इसे नोट करें, फिर हम आगे वाले प्रोसेस पे चलते हैं। हाँ भाई, तो ये आपने नोट किया होगा। यहां एक चीज और नोट करवाना चाहूंगा मैं कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर आप नहीं करवा सकते। मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेसेस, लिख लो, आइसोथर्मल साथ के साथ लिखना, प्रोसेसेस कैन नॉट बी, कांट टेक्स प्लेस इन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है वो कभी भी नहीं हो सकता है। तो यहां आप इसे नोट कर चलें। आपने इसे नोट कर लिया होगा, इसको भी लिख लेना। एक लाइन, कोई अच्छी सी लाइन लिखी है हमने। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस के अंदर आइसोथर्मल के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस को हम डिस्कस करना चाहेंगे। हम डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो आप इन्हें लर्न जरूर कर लें। ये आगे आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे बहुत ज्यादा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं हम। चलिए, जो सेकेंड टाइप प्रोसेस है, सेकेंड हम कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, सॉरी। आइसोकोरिक का मतलब होता है कि भाई ऐसे प्रोसेस जहां वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। मतलब आप कुछ भी करिए, वॉल्यूम बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, जीरो नहीं होगा। जीरो वॉल्यूम पे ऊपर तो आप क्या करवाओगे? जीरो नहीं होगा। मतलब टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट throughout the process. Volume is constant throughout the process is called as isocoric process.
उसे क्या कहेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे। क्लियर? अब बात आती है कि यहां ये जो वॉल्यूम है ये क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट है। इट मींस मैं कह सकता हूं कि चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू 0, और यहां पे ये भी कह सकता हूं कि dt विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर? 0 के बराबर आएगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट इन द थर्ड टाइप ऑफ प्रोसेस मैं लिखता हूं आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या लिखता हूं? आइसोबैरिक प्रोसेस। अच्छा, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? बार, आइसोबारिक प्रोसेस, बार प्रेशर की यूनिट होती है। इसमें हम अब इसका मतलब हम समझ गए बच्चे कि क्या, कि यहां प्रेशर कांस्टेंट, पहले में टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया सर, दूसरे में आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तीसरा बच गया कौन? प्रेशर ही तो बच गया, उसे ही कर देते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोसेस, टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच क्या? pressure is constant throughout the process is called as isobaric process। ठीक है ना? आइसोबैरिक। अब यहां मैं वही सेम चीजें लिखने वाला हूं कि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है ना? प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। देन चेंज इन प्रेशर विल बी इक्वल्स टू 0, और यहां पे मैं लिख सकता हूं कि dp बराबर भी किसके होता है? 0 के बराबर होता है। क्लियर? अब ये हाँ, एक चीज याद रखना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर है, 1 atm के बराबर लेते हैं, तो कोई भी प्रोसेस अगर नॉर्मल प्रेशर पे करवा रहे हैं तो वो कांस्टेंट प्रेशर ही माना जाता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस ये है एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या करवा रहे हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जहां हीट चेंज जो होता है, हीट एक्सचेंज ऑफ हीट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो हम यहां लिखेंगे क्या? द टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी एक्सचेंज, या चेंज लिख लें, हीट एनर्जी चेंज इज इक्वल्स टू, या इज 0 लिख दो। मतलब कि यहां Q बराबर किसके होता है? 0 के बराबर होता है। यहां Q बराबर किसके? 0 के बराबर। हाँ, एक चीज और लिख सकते हो कि अगर एक्सोथर्मिक है देन टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर एंडोथर्मिक है देन टेम्परेचर डिक्रीजेस। ये वैल्यू आप लिखकर चल सकते हो। लिख लो एक बार जल्दी से, और एक बार हम यहां लिख देते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ प्रोसेस। क्या? साइक्लिक प्रोसेस। यहां क्या लिख दें? साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा, साइक्लिक का मतलब कि एक साइकिल बन रहा है? अरे नहीं, एक साइकिल चलानी है? बिल्कुल नहीं। मतलब कि ऐसे प्रोसेस जहां स्टेट फंक्शंस की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू सेम होती हो। जितने भी स्टेट फंक्शन है उनकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू किसके बराबर होती है? सेम होती हो, उनको क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। मतलब प्रोसेसेस in which initial and final state of system are same. Initial और final state of the system are same, are called as cyclic process. उन्हें क्या कहेंगे? साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। जैसे डेल्टा एस की वैल्यू 0 होगी, डेल्टा टी की वैल्यू 0 होगी, डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर होगी। इनिशियल स्टेट फंक्शन जितने भी होंगे उनकी वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर। लेकिन बट क्या? पाथ फंक्शंस कांट बी 0। ये जो पाथ फंक्शन है वो 0 के बराबर नहीं होंगे। स्टेट फंक्शंस की वैल्यू 0 होगी लेकिन पाथ फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होगी। इसे कॉपी कर लें,
पॉज करके कॉपी कर सकते हो। फिर आगे हम पढ़ते हैं अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस। हाँ, तो आपने इसे पॉज करके कॉपी कर लिया होगा। अब हम और डिफरेंट टाइप के प्रोसेस पढ़ते हैं। आज हम टाइप्स ऑफ प्रोसेस को कवर कर ही देंगे। हमारे पास इतना तो टाइम है, हमारे पास इतना टाइम है, इतना टाइम है सर कि इन प्रोसेस को पूरा किया जा सके। तो सबसे पहले अब यहां एक और टाइप का प्रोसेस हम पढ़ेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस, या हम कह सकते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। हम ये भी कह सकते हैं या कह सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। हम यहां कहें रिवर्सिबल प्रोसेस, कैप हटाई सर, कैप हटाई, कैप लगाई, कैप हटाई, कैप लगाई, थोड़ा सा प्रेशर लगा, कैप हटाई और लगाई, रिवर्सिबल है। ऐसे प्रोसेस जिनके अंदर थोड़ा स्मॉल चेंज करके रिवर्स कर दिया जा सके, उनको क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। मतलब प्रोसेसेस which can be reversed, which can be reversed by a small change are called as reversible processes। वो प्रोसेसेस जिनको रिवर्स किया जा सकता है उनको क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। अब इन रिवर्सिबल प्रोसेसेस की अगर हम बात करें तो इनका ना एक लार्ज स्टेप्स होते हैं, लार्ज स्टेप्स इनके अंदर तो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, लार्ज स्टेप्स, और कैसे होते हैं? स्मॉल स्टेप्स होते हैं। बहुत सारे स्टेप और छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं रिवर्सिबल में। दूसरा जो आता है वो आता है इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल प्रोसेसेस। अच्छा, इररिवर्सिबल प्रोसेस में क्या कहेंगे कि वो जो स्मॉल चेंज करने पर भी रिवर्स ना किए जा सके उनको क्या कहते हो? इररिवर्सिबल प्रोसेसेस कहते हो। तो मैं यहां लिख दूं कि प्रोसेसेस विच कैन नॉट बी, विच can't be reversed by a small physical change, physical change are called as irreversible processes। उन्हें क्या कहते हैं? इररिवर्सिबल प्रोसेस। यहां एक सिंगल स्टेप होता है, सिंगल स्टेप होता है और लार्ज स्टेप होता है, ठीक है ना? वहां लार्ज स्टेप, स्मॉल लार्ज स्टेप होते हैं और स्मॉल स्टेप्स होते हैं। यहां एक ही स्टेप होता है, पूरा लार्ज स्टेप होता है, ठीक है ना? तो ऐसे प्रोसेसेस को आप इररिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेसेस कहते हो। नोट करो। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। और इसी तरीके से जैसे हमने थर्मोडायनामिक्स शुरू किया हुआ है, ये थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लेक्चर है। इसी तरीके से जो आज लेक्चर मिला आपको, आज ये जो लेक्चर मिला, ऐसे ही कल थर्मोडायनामिक्स का एक लेक्चर और मिल जाएगा। अगर आपने पीछे वाला लेक्चर नहीं भी देखा है तो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर उसका लिंक पिन कर रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं भी डाल पाता हूँ तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आप थर्मोडायनामिक्स देखिए, थर्मोडायनामिक्स को क्लिक करिए, आपको सारे लेक्चर वहाँ पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं कल एक और नए लेक्चर के साथ में, और वहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत 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 इंपॉर्टेंट बेसिक वर्क के बारे में, कि वर्क डन क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, कंप्रेशन वर्क क्या है, और हम ये कहें कि एक्सपेंशन वर्क क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या है। मतलब कि सारी डिटेल वर्क के बारे में पढ़ेंगे कि वर्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और फिर हम पढ़ेंगे हम ये पढ़ेंगे कि एफएलटीडी को कहते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में कल फिर दोबारा से। आशा करते हैं कि आपको
ये सीरीज पसंद आ रही होगी, अगर आ रही है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच और फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में।